नाउ बच्चों अब आते हैं हम लोग बेस थ्योरम के ऊपर कि ये बेस थ्योरम जो है वो बेसिकली है किस चीज के लिए और कहती क्या है हमसे। लुक एट दैट। थ्योरम हमसे कहती है लेट E1 E2 En बी द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जो E1 E2 En है वो सैंपल स्पेस S का एक पार्टीशन है। अब पार्टीशन के बारे में यहाँ लिखा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, कि सबकी जो सारे जो हैं वो इंटरसेक्शन उनका फाई होगा, किन्हीं भी दो का यूनियन S के बराबर होगा। और साथ में आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, क्या लिखना है कि ईच PEI प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। ये सब हो गया, ओके। आपको एक पार्टीशन मिल गया S का। अब A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A हैज ऑकर्ड, यानी इस पार्टीशन में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, आई रिपीट पार्टीशन में से ही किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि ए ऑकर हो चुका हो, यानी ए घटित हो चुका हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहां पर EI है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI इज ऑकर्ड, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A when E2 is occurred and plus so on probability of E1 into probability of A when En is occurred, where I is 1 2 से लेकर n तक हो सकता है। मतलब यहां पर EI की जगह E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है, ओके, जिसकी की वैल्यू होगी ये, मतलब ऊपर इस I के अकॉर्डिंग यहां पर I की वैल्यू आएगी, लेकिन नीचे ये वाली चीज जो है वो कॉमन रहेगी। और अगर आप इस नीचे वाली चीज को ध्यान से देखें तो ये और कुछ भी नहीं है, जो अभी हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं उसकी मदद से ये ए की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, सिंपल एज दैट। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस थ्योरम का प्रूफ। प्रूफ बहुत ही आसान है, आपने ये पढ़ रखा है, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से आप क्या जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A हैज ऑकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये होता है बच्चों, सिंपल, ये आपको पता है, ये होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप ये भी जानते हैं कि ये कब होता है, ओके, मतलब इसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, क्योंकि जो इवेंट्स हैं ये सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, तो दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उस केस में आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI को ये भी लिख सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ what probability of A by EI is equals to probability of what, probability of A intersection EI divide by probability of EI। ये भी होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, और ये सारे इवेंट्स E1 से लेके En तक ये सब इंडिपेंडेंट हैं, और A भी इंडिपेंडेंट इवेंट है इन सब से, क्लियर। तो लुक एट दैट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू EI इज इक्वल्स टू, सॉरी, डिवाइड बाय, यहां पर आप थ्योरम लगा दीजिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा PE1 इंटू PAE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AEN, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों,
तो दिस इज द बेस थ्योरम्स प्रूफ कंप्लीटेड। तो यहां पर आपको इस थ्योरम का ये जो प्रूफ है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम है वो यूज कर लेते हैं, एंड देन इसकी जो वैल्यू है वो आप प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन का ही यूज करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेते हैं, और यहां पर फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में आसानी से इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम के एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि इस थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है बेसिकली, क्योंकि मेनली यहां पर और यहां पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उसमें आप किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, E1 E2 का उसमें कोई योगदान नहीं था। ठीक है। जबकि यहां पर आप किसी इवेंट EI की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि A हैज ऑकर्ड। ठीक है ना। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर शो भी हो रहा होगा। क्वेश्चन है, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, यानी एक बैग है 1 नंबर का, उसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। आई रिपीट, 3 रेड एंड 4 ब्लैक। Another bag 2 contained 5 red and 6 black, और जो दूसरा कोई बैग है उसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। One ball is drawn at random from one of the bag, यानी आपको दोनों में से किसी एक बैग में से एक बॉल निकाली जाती है एट रैंडम, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और पाया जाता है कि वो रेड बॉल है। आई रिपीट, पाया जाता है कि वो रेड बॉल है। बहुत बढ़िया। Find the probability that it was drawn from bag 2. हमें इस बात की probability फाइंड करनी है कि वो बैग 2 से निकाली जाती है। आई रिपीट, वो बॉल बैग 2 से निकाली जाती है जो कि रेड है, मतलब रेड बॉल पहले ही निकल चुकी है, और अब हमें इस बात की probability फाइंड करना है कि वो बैग 2 से निकाली गई है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे? सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम जो इवेंट्स हैं उनको कुछ मैथमेटिकल नाम दे देते हैं। लेट इवेंट E1 का मतलब है बॉल ड्रॉइंग या ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, है ना। और E2 मान लेते हैं, E2 मीन्स बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है। एंड A का मतलब मान लेते हैं इवेंट A का मतलब है द ड्रॉन बॉल इज रेड। द ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी कि बॉल जो है वो E1 बैग में से निकाली जाती है, इसको हमने इवेंट E1 नाम दिया। E2 का मतलब है कि बॉल जो है वो E2 बैग में से निकाली जाती है, और A का मतलब है कि जो बॉल निकाली गई है वो बॉल रेड है, ये हमने A मान लिया है। अब लुक एट दैट, बॉल बैग 1 में से निकाली जाती है कि 2 में से निकाली जाती है, ये आपके पास में चॉइस है, 2 ही चॉइस हैं आपके पास में। यानी कि बॉल बैग 1 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी या बॉल बैग 2 में से निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर हो जाएगी। इट मींस दैट देन इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट कि हम जो बॉल है वो E1 बैग में से निकालते हैं या प्रोबेबिलिटी के बॉल हम E2 बैग में से निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। दोनों में से हमारे पास में बराबर चॉइस है, क्लियर, और 2 ही चॉइस हैं। ठीक है ना, इसीलिए 1/2 आया। ओके, इट मींस दैट बॉल ड्रॉन आइदर बैग 1 और 2, क्योंकि दोनों में से किसी एक बैग को चुनना ही है, इसलिए दोनों को चुनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान रहेगी। अब इसके साथ में जरा ध्यान से देखिएगा, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has occurred,
मतलब कि बॉल जो है वो पहले बैग में से निकाली जाती है और पहले बैग में से निकाली जाए और वो रेड बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम इसको शब्दों में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन द red ball drawn from bag one, यानी कि पहले बैग में से रेड बॉल निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगी भाई? आपने देखा था कि जो पहला बैग था उसमें कितनी रेड थी और कितनी ब्लैक थी? उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक थी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं 3 रेड प्लस 4 ब्लैक, और यहां पे थी 5 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स। तो पहले बैग में से रेड बॉल निकाली जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑकर्ड, यानी कि सेकंड वाले बैग में से बॉल निकाली जाए जबकि वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी द रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले बैग में कितनी रेड बॉल है? 5 है। टोटल बॉल कितनी है? 11 है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। तो ये आपने अलग अलग कंडीशन में क्या निकाली? प्रोबेबिलिटीज निकाली। आई रिपीट, इसका मतलब यह है कि बॉल रेड होगी जबकि वो पहले बैग में से निकाली जाए। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी बॉल रेड होगी जबकि वो दूसरे बैग में से निकाली जाए। लेकिन हमें ये निकालना था, हमें निकालना था क्या? हमें निकालना था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। वो रेड बॉल ऑलरेडी है, यानी कि हमें फाइंड करना था। सो देयरफॉर बायस थ्योरम की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि बॉल बैग 1 में से निकाली जाए जबकि वो रेड हो, ठीक है ना? सो व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 while it is red, जबकि वो लाल हो, ठीक है, जबकि वो लाल हो, इज इक्वल्स टू, और आप इसमें अब थ्योरम का फॉर्मूला लगा दीजिए। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A when E1 has occurred divide by probability of E1 into probability of A when E1 has occurred plus probability of E2 into probability of EA when E2 has occurred। ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अब इस फॉर्मूले में जो है वो सारी की सारी वैल्यूज आप क्या कर दीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई रिपीट, आपने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया है और अब इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है? इसका मतलब समझिएगा बच्चों, इसमें आप E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और यहां पर आप A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे जबकि E1 और E2 घटित हो चुका था, और यहां पर आप E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि A घटित हो चुका है, यानी बॉल निकाली जा चुकी है। अब आपको यह बताना है, यह प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग 1 में से निकाली गई है। तो ये आपका फॉर्मूला रहा बाय बेस थ्योरम, ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, यही चीज आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, बस ये चीज पलट जाती है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑकर्ड, और नीचे तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 ये एज इट इज आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑकर्ड। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑकर्ड, इसकी वैल्यू है 3/7, ये 3/7 डिवाइड बाय ये आपका 1/2 और 3/7 प्लस ये 1/2, ये 1/2 और ये आपका 5/11, ये 5/11। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा, आई थिंक इसको यहां पर देख लेते हैं, है ना, शॉर्ट में। तो आपके पास में ये तो आ गया। नीचे तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा, नीचे तो हो गया 3/14 प्लस ये हो जाएगा 5/22
एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 14 इंटू 22, ये तो एलसीएम आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 22 3 66 44 और ये 66 प्लस 14 पंजे 70 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7 13 और 136 डिवाइड बाय 14 इंटू 22, तो ये हो जाएगा आपका 88 और 220, तो 88 और 220 308, तो ये आपके पास में आंसर आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 308, ऊपर चला जाएगा 308 डिवाइड बाय 136 और ये आ जाएगा आपका 3/14। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास में आंसर भी आ जाएगा और जो आंसर आपके पास में आएगा वो आंसर फाइनली आएगा 35/68। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35/68। ठीक, तो ये आई आपके पास में प्रोबेबिलिटी किसकी, बॉल बैग 1 से निकाली जाए जबकि वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल की मदद से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि बेस थ्योरम को यूज कैसे किया जाता है। आपके इस बुक में यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस बेस थ्योरम से रिलेटेड। पहले आप उनको अच्छे से समझिए, आई रिपीट, आप पहले उनको अच्छे से समझिए एंड देन इसके बाद में एक्सरसाइज 13.3 के ऊपर जाइए। जब आप एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी उसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और एक बेस थ्योरम। तो आपको इन 2 थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर थ्योरम का सही इस्तेमाल करना है। तो एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लीजिए।